नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 28 फरवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। इस डिस्कशन के अंदर हम डिटेल में 360 डिग्री से हम दैनिक जागरण को न्यूज़ डिस्कशन करते हैं। आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन करते हैं, जिसके अंदर आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी और पीटी के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल सकते हैं। उससे पहले कि एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, उसके बाद अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि हमारे द्वारा हम लोगों ने अपने प्रयास से, टीम के प्रयास से ई लाइब्रेरी प्रोग्राम चालू किया है। ठीक है, ये ई लाइब्रेरी जो प्रोग्राम होगा उसमें आप लाइव स्टडी कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, आप क्या करते हो, आप पढ़ने के लिए बैठते हो, ठीक है, लेकिन आपके पास डिस्ट्रैक्शन जो होता है जैसे मोबाइल फ़ोन, आप किसी से बातें करने लगे, आप कहीं पे चले गए, ठीक है, ये डिसिप्लिन आपको नहीं बन पाता है। ठीक है, डिसिप्लिन की अभाव ना सबसे बड़ी चीज़ें होती है। नहीं तो हर एक स्टूडेंट जो यूपीएससी का तैयारी करने के लिए आ रहा है, तो उसके पास पोटेंशियल है, उसके पास क्षमता है, इसलिए वो इस दौर में आया है। यदि आपकी क्षमता को आप सही जगह पे लगाते हो, सही जगह से लगाते हो, तो यूपीएससी कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। ठीक है, यूपीएससी को क्रैक किया जा सकता है। ओके, ये इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें कोई आपको मंथली पे करने की ज़रूरत नहीं है, एक भी रुपया पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में आके ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम जो मैं आपको क्वालिटी आवर दूंगा, ठीक है, क्वालिटी जो स्टडी का आवर दूंगा, क्वांटिटी नहीं। ये नहीं कि आप किताब लेके 10 घंटा बैठे रहो, आपने पढ़ाई कुछ नहीं किया, नहीं। आपको हर 1 घंटा के लिए टारगेट दिया जाएगा कि इतने टाइम में इतना आप कंप्लीट करो। ठीक है, तो वो क्वालिटी आवर जो रहेगा वो 6 से लेकर 8 घंटा। रिक्वायरमेंट आप कब एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी यदि मान लीजिए आप 2022 में दे रहे हैं, फिर आपके लिए ये घंटा बढ़ती है। ठीक है, यदि आप 24 के लिए, 25 के लिए है, तो अब उसके लिए आपके उसके अनुसार से हम आपको बांटने का काम करेंगे। ठीक है, टारगेट किस तरह से होना चाहिए, और एक इसमें डिसिप्लिन की अप्रोच हम आप लोगों को अपना देंगे कि आप किस तरह से डिसिप्लिन में हम पढ़ाई करते हैं। तो इस इनिशिएटिव में यदि आप भाग लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर हमें अपना मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपना नाम, फ़ोन नंबर, अपना फ़ोन नंबर, आप कब एग्ज़ाम देना चाहते हैं और कौन से मीडियम से है, ये करके आप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ओके, आप मैसेज करिएगा, मैं यहाँ से कॉल बैक आपको करूँगा, आपकी सारी डिटेल लूँगा। और ये जो इनिशिएटिव है ये 1 तारीख से चालू हो जाएगा, कल से। जब तक हमारा 10 स्टूडेंट नहीं कंप्लीट होगा, अभी तक 4 स्टूडेंट इसमें इनरोल हो गए हैं। ठीक है, इसमें 10 स्टूडेंट जब पूर जाएंगे, ठीक है, इनिशिएटिव से ऐसे कर से रन होने स्टार्ट हो जाएगा। जब 10 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो इस इनिशिएटिव को यहाँ पे क्लोज करके हम उन 10 बच्चे पे फोकस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे लाने से क्या होगा ना कि हम फोकस नहीं कर पाएंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जितना जल्दी आए, आप एलिजिबिलिटी उसी में है कि आप जितना जल्दी आओगे आपको इसमें स्टडी करने के लिए दे दिया जाता है, कि आप परमिशन मिल जाता है, आप यहाँ आके ई लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अपनी डिस्कशन की ओर चलते हैं। हमारा जो डिस्कशन है, डिस्कशन का जो पहला आर्टिकल है, उस पहला आर्टिकल ये है कि 80% से ज़्यादा जो जिला है वो मनरेगा के लिए क्या किया है, लोकपाल का नियुक्ति नहीं किया है। ठीक है, लोकपाल का नियुक्ति नहीं किया गया है। तो इसमें केंद्र सरकार के लिए, अब केंद्र सरकार बता रही है यदि आपने लोकपाल के लिए नियुक्ति नहीं किया गया है तो आपको अब फंड नहीं मिलेगा। ठीक है, आप पहला काम करिए, आप लोकपाल की नियुक्ति करिए। ठीक है, उसके बाद आपको हम क्या करेंगे, इसमें फंड पहुंचा सकते हैं, फंड दे सकते हैं। अब क्वेश्चन उठती है कि लोकपाल होता क्या है, मनरेगा होता क्या है। देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। लोकपाल क्या होता है, ठीक है, लोकपाल या लोकायुक्त। ठीक है, लोकपाल या लोकायुक्त जो होता है ना, इसको लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा बनाया गया था केंद्र में। ठीक है, केंद्र में यदि बनेगा तो उसे हम लोकपाल कहते हैं, वही राज्य में होता है तो उसको हम लोकायुक्त कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंट समझ गए। केंद्र में जो होगा उसको हम लोकपाल कहेंगे, और राज्य में जो होगा उसको हम लोका आयुक्त कहेंगे। यह संविधान में दर्ज है, लेकिन यह एक वैधानिक निकाय है। अब क्वेश्चन उठती है कि वैधानिक निकाय क्या होती है। वैधानिक निकाय वह निकाय होती है जिसको कानून के द्वारा बनाया गया हो। ओके, कानून के द्वारा यदि किसी संस्था को या निकाय को बनाया जाता है उसको हम वैधानिक निकाय कहते हैं। संवैधानिक निकाय क्या होता है, संवैधानिक निकाय वो निकाय होता है जिसको कानून में, जो संविधान है ना, संविधान में दर्ज किया गया हो। जैसे यूपीएससी, ये संवैधानिक निकाय, जैसे इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये सब संवैधानिक निकाय है। लेकिन ये देखिए लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब क्या है, वैधानिक निकाय, मतलब कि कानून के द्वारा बनाया गया है, संसद के द्वारा। ओके, अब ये क्वेश्चन उठती है कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी।
लोकपाल लोकपाल और लोकायुक्त की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी लोकपाल की? तो इसके लिए आप हमारे जो प्रशासन है ना इतनी खराब हो गई है, एक दीमक की तरह काम करती थी, जो धीरे धीरे हमारा राष्ट्र के जो निर्माण का कार्य है ना, राष्ट्र की जो नींव है उसको ही खत्म करते जा रही थी। ओके, और हमारे यहाँ पे जो समस्या भ्रष्टाचार का समस्या था वो बढ़ते जा रहा था। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो स्वतंत्र जो न्यायिक निरोधी ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधी जो निकाय है वो भी स्वतंत्र नहीं था। ठीक है, जैसे आपने सीबीआई बोल सकते हो। ठीक है, ये सब जो निकाय है वो भी स्वतंत्र नहीं हुआ करता था। सर्वोच्च न्यायालय का एक टिप्पणी आया था, सर्वोच्च न्यायालय में बोला था कि सीबीआई जो है ना वो एक पिंजरे के तोते की तरह काम करती है। ठीक है, पिंजरे के तोते अपने मालिकों की आवाज़ पे ही वो आवाज़ को सुनती है और किसी की आवाज़ को नहीं सुनती। ओके, तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार के लिए ये बोला गया था कि आप वो जो हैंडल किया जाता है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, दूसरा इसको नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो निकाय है, ये जो एजेंसी होती है, इनकी जो शक्तियां है ना उसमें पारदर्शिता नहीं होती थी, निकाय पारदर्शिता नहीं होता था। अब जब पता है आपको, आपने एक शासन व्यवस्था पढ़ा होगा। ठीक है, शासन पढ़ा होगा, गवर्नेंस पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि गुड गवर्नेंस क्या होता है। गुड गवर्नेंस क्या होता है? गुड गवर्नेंस ये होता है जिसमें क्या हो, आपके यहाँ पे पारदर्शिता हो, उत्तरदायित्व हो, जिम्मेदारी हो, ये सभी लेने के लिए तैयार हो, वो गुड गवर्नेंस कहलाता है। राइट, उसके बाद आप देख सकते हो आंतरिक पारदर्शिता और जवाबदेही की भी समस्या थी, ये सारा चीज़ें नहीं था। ठीक है, इसलिए लोकपाल की गठन हुई। आपने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा, जहाँ से केजरीवाल भी निकले हैं। तो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था ये लोकपाल लाने के लिए, बहुत बड़ी आंदोलन चली थी। अन्ना नहीं वो आंधी है, दूसरा महात्मा गांधी है, ऐसे करके नारा चल रहे थे। तो वहीं से ये लोकपाल की जो है ना हमारे यहाँ पे निकल के आया सरकार के द्वारा। बाद में इसको 2013 में, ठीक है, इसको क्या किया, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम बना दिया गया। ओके, नेक्स्ट, इसकी संरचना क्या कैसे होती है? इसकी संरचना में 8 अधिकतम सदस्य होंगे। उस सदस्य में जो है लोकपाल संस्था के जो चेयरपर्सन होंगे वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कोई भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश होंगे। ओके, जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार, ये नीति निरोध, ये वाला बीमा, इसकी कानून को उल्लंघन ना करते हो। और न्यूनतम उनका कितना होना चाहिए? 25 सालों का अनुभव होना चाहिए, 25 वर्षों का इनके पास। 8 सदस्य में आप देख सकते हो 50% से ज़्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिला की श्रेणी से आनी चाहिए। ठीक है, 50%, तो 4 इधर इनकी कैटेगरी से आना चाहिए और 4 अलग होना चाहिए। उसके बाद इनके लिए आप क्या है, न्यूनतम आपको क्या है, अनुभव, वरिष्ठता कितनी होनी चाहिए? 25 वर्षों का। ये चेयरपर्सन का जो काम होता है लोकपाल का संस्था का, वो होता है 5 वर्षों का या फिर उनकी 70 वर्ष तक। ठीक है, 5 वर्ष या उनके 70 वर्ष जो आयु हो जाते हैं उन तक होते हैं। लोकपाल का नियुक्त कौन करता है? चयन समिति का गठन किया जाता है। चयन समिति राष्ट्रपति गठन करता है, चयन समिति उसको सिफारिश करती है, राष्ट्रपति उसको चुनता है। राइट, उसके बाद ये जो चयन समिति होता है, चयन समिति का जो चेयरपर्सन होता है, यह चेयरपर्सन होता है कौन? प्रधानमंत्री। उसके बाद उसमें जो समिति में जो और जो लोग होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता। तो इससे क्या होता है, एक बैलेंस स्थापित होती है कि विपक्ष के भी नेता इसमें रहेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी इसमें नामित होते हैं। ओके, उसमें जो ये जो होते हैं चयन समिति, ये चयन समिति कम से कम 8 सदस्यों को चयन करती है। ठीक है, और वो खोजबीन उस सर्च पैनल या खोजबीन पैनल को गठित करता है जो इसको काम करता है। उसके बाद हम देखे थे उसमें मनरेगा। ओके, हमने लोकपाल लोकायुक्त के बारे में देख लिया, अब हम मनरेगा के बारे में चलते हैं। मनरेगा क्या है? मनरेगा का जो पूरा नाम है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, गारंटी योजना अधिनियम, ये मनरेगा है। मनरेगा को 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। इसका पहले जो नाम था वो नाम था नरेगा। ठीक है, इसका नाम बदल के क्या कर गया, मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, यह क्या करता है, ये श्रमिकों की श्रम की गरिमा प्रदान करती है, मतलब लोगों को एक न्यूनतम जो होता है ना रोजगार की गारंटी देती है, कानूनी स्तर पर रोजगार की गारंटी देती है, जिससे कि हमारा जो समाज है वो सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यक्रम चला सकते हैं। ओके, इसमें आपको 100 दिनों का रोजगार मिलेगा एक परिवार के हर एक सदस्यों को, और कुशल श्रमिकों को, मतलब स्किल नहीं है उसको भी मिलता है इसमें, सबसे अच्छी बात है। और ये आपको 5 किलोमीटर के भीतर ही मिलेगा, मतलब आप यहाँ पे रहें तो यहाँ से 5 किलोमीटर के आसपास ही आपको ये जॉब दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि आप सूखाग्रस्त क्षेत्र से हैं या जनजातीय इलाके से हैं तो आपको 150 दिनों का काम मिलेगा, इसमें प्रावधान किया गया है।
ठीक है। उसके बाद इस मनरेगा का विशेषता क्या हो जाती है, इसमें क्या है कि आपको कम से कम एक कानून का अधिकार तो मिल जाता है रोजगार का, ठीक है, जिससे कि व्यक्ति कम से कम एक तो अपना लाभ उठा सकता है। इसके मुताबिक 1/3 महिला को क्या किया जाता है, इसमें अनिवार्य है। तो महिला का जो सशक्तिकरण है ये भी ग्रामीण स्तर पर पहुँचता है। ग्राम का जो सशक्तिकरण है, पलायन पलायन वाला जो आपने देखा होगा कि माइग्रेट कर जाते हैं लोग गांवों से शहर की ओर, क्यों करते हैं, उनके पास रोजगार नहीं होता। यदि उनके पास रोजगार होता तो कोई गांव से यहाँ पे आना नहीं चाहता है। और खासकर जब हम कोविड के टाइम में देखे थे कि कितना हमें समस्या हुआ था कि लोग शहरों की ओर निकल गए थे, गांवों से शहरों से गांव की ओर पैदल निकल चले थे। तो इतनी बड़ी समस्या होती है शहरों में, ठीक है, लेकिन उनको आना पड़ता है। तो ये चीज़ें उसमें काम करता है। यदि आपने आवेदन किया तो आवेदन के 15 दिन के भीतर आपको रोजगार मिल जाता है। ये जो रोजगार का सारा क्रियान्वयन, नियोजन, निगरानी जो होता है वो पंचायती राज के द्वारा होता है, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा होता है। इसके अंदर अकुशल, अश्रम, ठीक है, कुशल श्रमिक, ये सारे को क्या किया जाता है, इनको प्रशासनिक लागत ये सारा केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है 100%। अकुशल, ओके, और कुशल का जो श्रमिक होता है उसको 75%, ये फंड जो जारी किया जाता है उसके बारे में दिया हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल हमने देख लिया, डिटेल से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे है कि सेवाओं में कमियों, ठीक है, सेवा में खामियां होने से मोबाइल कंपनी को, मोबाइल यूजर को, तो वो भी कहाँ पे जा सकते हैं, लोक उपभोक्ता जो अदालत होता है उस अदालत में ये जा सकते हैं, उससे संबंधित है, ठीक है। जो टेलीकॉम सर्विस है ना उसको भी इसके तहत लाया जाएगा। जैसे आप फ़ोन करते हो, आप में कोई समस्या हो जाती है, ठीक है, आप रिचार्ज करते हो उससे पहले ही ख़त्म हो गया, ऐसे करके कुछ भी समस्या है तो आप लोग उपभोक्ता अदालत में जा सकते हो, राइट। तो इसी से संबंधित है। यह जो है लोक उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अब ये क्या हो गया है, 2019 इसमें संशोधन कर दिया गया है। तो हम 2019 उपभोक्ता अधिनियम देखते हैं कि क्या है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसका जो परिभाषा ये होता है कि उपभोक्ता कौन होता है। सबसे पहले चीज़ें हमें समझने की जरूरत होती है कि उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता वो होता है जो उपयोग करता है, ठीक है, किसी भी वस्तु को खरीदता है और सेवा प्रदान करता है, वो उपभोक्ता होता है, राइट। जो अंतिम होता है, मान लीजिए कि आपने एक बिस्किट बना, इस बिस्किट के पैकेट को आपने खरीदा और आपने खा लिया, ठीक है, इस बिस्किट को आपने खा लिया तो ये आपका उपभोक्ता होगी। लेकिन इसको बिस्किट को आपने खरीदा और फिर आप भी इसको बेच दिए तो आप उपभोक्ता नहीं हुए। जो पर्सन लास्ट कंज्यूम करेगा वो उपभोक्ता होगा, राइट। वह व्यक्ति सीमित शामिल नहीं होंगे जो दोबारा बेचते हैं। मान लीजिए कि हमने एक फ़ोन लिया, ठीक है, एक फ़ोन लिया, इस फ़ोन को 1 साल यूज किया हमने और फिर इस फ़ोन को यदि हमने बेच दिया तो हम, ये जो सामने वाला होगा ये उपभोक्ता नहीं होगा, क्योंकि ये वस्तु तो पहले ही हमारे द्वारा उपभोग कर लिया गया है। तो ये वस्तु का दोबारा जो होता है इसको उपभोक्ता में इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आप टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेली शिपिंग जो होता है वो सब सारी चीज़ें होता है। इसके अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों खरीदारी या लेन देन इसके अंदर शामिल होते हैं। आप ई कॉमर्स से ले या ई कॉमर्स से ना ले। अब हम देखते हैं उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं। उपभोक्ता का जो अधिकार होता है वो सुरक्षा का अधिकार होता है, आपको सुरक्षा होना चाहिए। उसके बाद सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। कोई भी फ़ोन है तो उसके बारे में पूछो कि इसका फीचर क्या होता है, आपको फ़ोन करने का है। चुनने का अधिकार है, यदि एक बास्केट है, इसके बास्केट में से चुनने का अधिकार है। कोई भी सब्जी लाने जाते हो, आप चुनने नहीं देता तो बोलोगे मैं उपभोक्ता हूँ, मुझे चुनने का अधिकार है, ओके। अपनी बात को सुनने का अधिकार, ठीक है, अपनी बात जो है ना उसको सुनने का अधिकार है। उसके बाद शिकायत निवारण का अधिकार, आप जो शिकायत करते हो उसका भी निवारण का अधिकार होना चाहिए। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को शिक्षा एजुकेशन देने की भी अधिकार की जाती है, ओके। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया जाता है इसके लिए, ठीक है। यह एक अथॉरिटी है जो अथॉरिटी काम करती है इस अधिनियम को क्रियान्वयन करने के लिए। यदि उपभोक्ता का अधिकार का उल्लंघन होता है, अनुचित व्यापार होता है, भ्रमित विज्ञापन होता है तो ये इसके द्वारा क्या करते हैं, इसको रोकथाम करते हैं इनके द्वारा, राइट। अब देखते हैं कि भ्रमित और विज्ञापनों पे उनको जुर्माना लगाया जाता है। विवादों को विवाद जो होता है उसका क्या करना चाहिए, शॉर्टेज क्या करना चाहिए, निवारण करना चाहिए, निवारण से संबंधित है, ओके। उसके बाद आप अपील कर सकते हो। अपील जो है, अपील कहाँ कर सकते हो, 3 माध्यम पे कर सकते हो। एक तो कर सकते हो जिला में, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण। उसके बाद एक राज्य पे, एक राष्ट्रीय स्तर पे, ओके। अंतिम रूप से आप कहाँ पे जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको लेके जा सकते हैं। उपभोक्ता निवारण में देख सकते हो जिला में जो आप यदि करोगे तो 1 करोड़ से कम का यदि सामान है, सामान की कीमत 1 करोड़ से कम का है तो आप जिले में जा सकते हो। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है, 10 करोड़ तक तो आप कहाँ पे जा सकते हो, राज्यों में जा सकते हो।
10 करोड़ से यदि अधिक की कीमत है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग में आप अपनी चीज़ों को लेके जा सकते हैं। इसके अंदर एक टर्म यूज होता है मध्यस्थता। मध्यस्थता मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक दुकानदार है और मेरे में, दोनों में विवाद हो गया। ओके, मैंने इसको केट पास पेटिशन कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति होगा जो मीडिएटर करवाएगा, हम दोनों में क्या करवाएगा, समझौता करवाएगा। ये जो समझौता करवाएगा ना, इसी को हम बोलते हैं मध्यस्थता। ठीक है, तो इसमें मध्यस्थता को लेके भी प्रावधान है, क्योंकि मध्यस्थता होने से बहुत सारी चीज़ें, समस्या दूर हो जाती है। ओके, तो इसमें मध्यस्थता का भी विज्ञापन किया गया है। आप इसके अंदर एक चीज़ें देख सकते हो, इस निवारण के अंदर जो है वो ई प्लेटफॉर्म जो है, इस ई प्लेटफॉर्म अधिनियम प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भी प्रभावित किया गया था। प्रभावित करने से यह है कि ई प्लेटफॉर्म पे जो भी, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इस पे जो भी सामान बिकता है उसमें आप उत्पादन का देश बताओ कि ये देश किस उत्पादन, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, हम जिस पेन से लिख रहे हैं, ये कहाँ से उत्पादन हुआ है, मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है, मेड इन जापान है, कहाँ से हुआ है, इन सारी चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद उनकी जो घटके हैं, उनकी जो शिकायत है, उनकी शिकायत को आप समय के साथ कर सकते हो। उसके बाद उत्पादन की भी जिम्मेदारी रहती है कि आप उत्पादन करते हो तो अपनी क्वालिटी को दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए, अपनी क्षतिपूर्ति को सेवा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया, ये आर्टिकल को। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, आपको मिलेगा। इस पेज के अंदर है कि भारत में ना बहुत सारे जो 14 से ज़्यादा धरोहर थे ना, उसकी चोरी हो गई थी। जब हम उपनिवेशीय हमें बनाया गया था तो चोरी हो गया था। तो उस चोरी करने का सरकार का क्या है, सरकार जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा, इनका कहना है कि सभी को हम क्या करेंगे, वापस लाने की काम की जा रही है। तो उसी से संबंधित है, उतना कुछ खास नहीं है, आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात की जाती है। इस मन की बात में इस बार प्रधानमंत्री के द्वारा जो जोर दिया गया है वो हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए महिलाओं को सराहना क्या है, कि आप महिलाओं को सराहा गया है कि महिला जो है ना वो हर क्षेत्र में क्या हो, अपने आप को अव्वल करती है। आप देख सकते हो फाइटर प्लेन है, वो फाइटर प्लेन चला रही है। आज एक आईएएस यदि महिला होती है तो पूरे जिले का मैनेज करती है। तो आप समझ सकते हो कि महिला के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि आप उतने तक चले जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि महिला सशक्तिकरण और हमारा जो समानता का अधिकार होगा ना, उसको बढ़ावा मिलेगा। राइट, तो इसी से संबंधित है जो इनका कहना है। उसके बाद इन्होंने बोला कि पिछले जो वर्ष है 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण मूर्तियों को वापस लाया गया है, जो हमने आपको बताया अभी। तो ये सब सारी चीज़ें प्रधानमंत्री के द्वारा इसके मन की बात में कहा गया था। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल में है कि ये जो रामनाथ कोविंद जी है, हमारे राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति असम में गए थे। ठीक है, असम में इन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क है, उनको इन्होंने घूमा। ठीक है, उनके बारे में। तो अब हम देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। ये देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर है। ठीक है, ये है असम का मैप। यहाँ पे देख सकते हो आप, काजीरंगा में नेशनल पार्क यहाँ है। ओके, दिबांग यहाँ पे है, दियांग यहाँ पे है। ठीक है, मानस है, रैमोना है। ये सब जो है ना, ये नेशनल पार्क किसके अंदर है, ये नेशनल पार्क असम के अंदर आता है। ठीक है, मानस भी फेमस है। ठीक है, काजीरंगा भी सबसे इम्पोर्टेंट है, दिहांग भी है, दिवांग भी है। ठीक है, नामेरी है, ओरांगन है। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये इसमें मानस में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे असम के अंदर इसने नेशनल पार्क। तो ये आप मैप देख लेंगे। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल बोधायस एकेडमी पे पोस्ट कर देंगे। वीडियो पोस्ट होने के बस 1-2 घंटे के बाद ही हम पोस्ट कर देते हैं। आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, इसमें क्या क्या नोट्स था। हमने देखा था कि काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सिंग वाला गेंडा जो है ना, वो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम देखते हैं कि उनका जो आईसीयूएन लिस्ट होता है, वो आईसीयूएन लिस्ट क्या है, तो वर्नेबल में आता है। वर्नेबल में उनका आईसीयूएन लिस्ट आता है। उसके बाद है सेट जो है, उसमें इनको जो रखा गया है वो लुप्त प्राय प्राणी में शामिल किया गया है। ठीक है, जिसका आप क्या कर सकते हो, लुप्त प्राय प्राणी में शामिल किया जाता है जिसका व्यापार किया जाना और कारण और अधिक खतरा हो जाता है। ठीक है, व्यापार के कारण। और वन्य जीव अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसको अनुसूची 1 में डाला गया है। ठीक है, अनुसूची 1 के अंदर इसको डाला गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स वाला है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो है ना, इसको मैं बताता हूँ। अभी आपको एक चीज़ें निकल के आया है कि स्विफ्ट। ठीक है, स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट क्या है, जो अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो रूस पे स्विफ्ट के लिए प्रतिबंधी लगा दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये होता क्या है, इसको हम डिटेल में समझते हैं।
देखिए ये विश्व में ना वित्तीय लेन देन का एक रीढ़ का हड्डी माना जाता है। ओके, रीढ़ का हड्डी माना मतलब बैकबोन माना जाता है। इसके अलावा अब ये जो है ना इसी पे डिपेंडेंट होता है। ये जो है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी कि स्विफ्ट इसका पूरा नाम है। ओके, ये जो है ना आर्थिक लेन देन के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह माना जाता है। ये किस तरह से काम कर जाता है, उसको 1973 में इसको बनाया गया था। यह खास तौर पर खुद किसी भी राशि को हस्तांतरण करने के लिए सीधा नहीं जुड़ता है। ठीक है, ये जो होता है एक टैक्सम मशीन के साथ दिखता है। यह बैंकों को आपस में एक दूसरे को सुरक्षा, तेजी और बेहतर कम खर्च में क्या करता है, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पे आदान प्रदान किया जा सकता है। स्विफ्ट से हटाए जाने का मतलब है कि रूस को बैंक जो है ना विश्व के अन्य बैंकों के साथ वित्तीय संस्थान के साथ व्यापार करना या जुड़ाव नहीं हो सकता। सिंपल समझिए, अब रूस दूसरे बैंक से क्या कर सकता है, जुड़ नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरे देशों से व्यापार इनका होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये मुश्किल, इनके द्वारा ये व्यापार नहीं कर सकते। ये किस तरह से काम करता है, ये आपस में धनों को क्या करता है, हस्तांतरण करने के लिए संदेश भेजता है। मतलब हस्तांतरण हो रहा है ना तो सीधा मैसेज चला जाएगा कि इतना हस्तांतरण, इतना ट्रांजेक्शन इनके द्वारा और इनके द्वारा किया जा रहा है। ओके, भेजे जाते हैं। संपत्ति को खरीद फेर के लिए भी इसको जाना जाता है। विश्व में 200 से अधिक, ठीक है, 200 से अधिक जो देश है ये इसका उपयोग करते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी जो समस्या है, पूरी जो देश है वो इसी का ही उपयोग करते हैं। तो यही होता है स्विफ्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है कि संघीय ढांचे को खोखला करने की आड़ है। ठीक है, खोखला करने की आड़, इसमें क्या हुआ है कि तेलंगाना के जो अभी मुख्यमंत्री है इन्होंने बताया कि तेलंगाना में ना एक हमारे भारत में एक नया राज्य नया संविधान की ज़रूरत है। अब नए संविधान बनाना चाहिए, उनके लेके मसौदा तैयार करने की बात की जाती है। अब ये आर्टिकल में ना कुछ नया चीज़ें नहीं है, क्योंकि ना इसमें थोड़ा सा राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताया जाता है। ठीक है, तो हमें राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करना है। इसमें सीधा समझिए कि ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है, क्योंकि ये न्यूज़ में इसलिए चल रही है कि नए संविधान बनाने की बात की जा रही है कि नए संविधान की ज़रूरत है। ओके, तो संविधान की मांग और आपूर्ति जो जनक है, जो चीज़ें हैं उसके लेके इसमें बात की जा रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल देख लेता हूँ, संघवाद का बारे में देख लेते हैं कि संघवाद या संघीय ढांचा होता क्या है। संघवाद, ठीक है, संघवाद क्या है, संघवाद है ना, संघ मतलब फेडरल, इंग्लिश में बोला जाता है फेडरल। इसका मतलब होता है कि समझौता या अनुबंध, दो व्यक्तियों के बीच में समझौता या अनुबंध। इसमें क्या होता है कि सत्ता का जो है ना हस्तांतरण किया जाता है। इसमें दो या दो से अधिक, कम से कम दो स्तंभ होना चाहिए, जैसे केंद्र हो गया या राज्य हो गया, या फिर केंद्र हो गया या स्थानीय राज्य हो गया। तो इन सभी के बीच में क्या हो जाएगा कि हमें बैलेंस बनाने की बात की जाती है, समझौता या अनुबंध होती है। भारत में क्या स्थिति है, भारत में 3 है, आप देख सकते हो, स्थानीय स्तर पे, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे, इनके बीच में समझौता की जाती है। इसके तहत दो चीज़ें निकल के आती है, एक होता है सहकारी संघवाद, एक होता है प्रतिस्पर्धी संघवाद। सरकारी संघवाद क्या होता है, सरकारी संघवाद होता है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे के क्षतिज स्थापित होती है, एक दूसरे की क्षतिज होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्यों में कोई भी श्रेष्ठ नहीं होता। ओके, यहाँ पे सीधा सिंपल समझिएगा, इसमें कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, सभी क्या है, बराबर है, सभी यहाँ पे बराबर होंगे। ओके, इक्वल होंगे। जैसे हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में क्या है कि 3 सूची की बात की जाती है, राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य और समवर्ती पे दोनों ही बना सकते हैं। ओके, तो ये जो चीज़ें हो जाती है ना कि हमने क्या किया, सभी को बराबर का अधिकार दे दिया, मतलब कि अलग अलग बात कर दिया कि आप उसमें नहीं जा सकते, आप उसमें नहीं जा सकते। उसी तरह से प्रतिस्पर्धा वाला जो संघवाद होता है वो हमारे केंद्र और राज्य के द्वारा लंबित होता है। ठीक है, लंबवत होता है ये। इसमें प्रतिस्पर्धा संघवाद जो भारत के अंदर है वो 1990 के बाद, जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म आया ना, आर्थिक सुधार के बाद ये चीज़ें बढ़ गया, जिसके कारण से क्या होता है कि राज्य आपस में अपने लाभों और उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने रहते हैं आगे निकलने के लिए। ओके, इसमें राज्य धन का निवेश करता है और लोगों को आकर्षित करता है कि एक दूसरे से क्या हो, प्रतिस्पर्धा हो, हमारे यहाँ पे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन आपको पता है कि भारत में जो प्रतिस्पर्धी संघवाद है उसका कोई भी मूल ढांचे के अंदर ये नहीं आता। ठीक है, मूल संरचना का हिस्सा नहीं है कौन, प्रतिस्पर्धी संघवाद। राइट, तो ये हमने आर्टिकल देख लिया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है। इस पेज के अंदर है कि मानव जो जीवन है ना, मानव का जो उत्थान हो रहा है उसमें जो विज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही बात है कि आप देखो अभी एडिटोरियल डिस्कशन सुन रहे हो, न्यूज़पेपर यदि आपके पास नहीं भी जा रहा है तो फिर भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उस तरह से आप क्या हो रहे हैं, आप भी आगे बढ़ते जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है। इस पेज के अंदर है कि प्रत्याशी को चयन करने का पारदर्शी प्रक्रिया। मैंने पहले ही बताया था कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा में क्या था कि लोकल लेवल पे जो प्रतिस्पर्धा हो रहा था, लोकल लेवल पे जो चुनाव हो रहा था तो उसमें प्रत्याशी को चुनने के लिए मतलब उम्मीदवार के लिए पहले सभी ग्रामीण बैठ के मीटिंग करते हैं कि पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, एग्ज़ाम देने से ही उनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप उम्मीदवार क्यों बनना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है आपका, आपने पहले क्या काम किया है अपने देशों अपने क्षेत्र के लिए। ठीक है, जिससे कि क्या हो कि ये जो आगे बढ़ने का होड़ मच जाता है ना कि हम आएंगे, उसके मामले में नहीं हो पाता है। तो ये सही साइन है हमारे पूरे भारत में इस तरह की प्रक्रिया होना चाहिए, जिससे क्या हो कि राजनीति में और हमारा जो चीज़ें हैं कि सही इंसान चुन के आए तो वो सही काम करेगा। ओके, जिससे कि हमारा विकास हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में है कि इससे आयात की दर बढ़ेगी तो कच्चा तेलों का क्या होगा कि थोड़ी सी महंगी होगी यूक्रेन इशू के बाद, लेकिन उतना अंतर नहीं होता है। ओके, अब देखिए अमेरिका के ना 31 तारीख तक के लिए जो वीज़ा है उसके लिए साक्षात्कार के लिए छूट दिया गया है। आपको इंटरव्यू नहीं होगा, आप वीज़ा लीजिए और जाइए। ये छात्र के लिए और कारोबार करने के लिए। तो जैसे आपने देखा था कि लॉकडाउन के बाद सभी अपने अपने घर वापस आ गए थे, तो फिर से पुनः ये चीज़ों को बैलेंस करने का फिर से पटरी पे लौटने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। यदि आप ई लाइब्रेरी के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर दें। देखिए 10 स्टूडेंट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, तो आपको लगेगा कि इस सर ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, 10 तक आप जुड़ सकते हैं। और कल से 1 मार्च कल से हमारा करंट अफेयर का जो डिस्कशन है वो डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, हमारा जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ये भी लाइव सेशन रहेगा यूट्यूब पे। ये 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइव रहेगा। ओके, कल हम थोड़ी सी बेसिक की बात करेंगे कि किस तरह से आंसर राइटिंग की जाती है। आंसर राइटिंग करना आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास स्किल यदि रहता है ना आंसर राइटिंग का, तो आप कैसे भी क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।